नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ आई थी। इस उम्मीद से आई थी कि इस बार वो 27 साल का जो उसका सूखा है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का, उसको वो पूरा कर पाएगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेगी। लेकिन इस नारे के साथ चलते चलते वो चुनाव परिणाम तो छोड़ दीजिए, जब चुनाव शुरुआत हुई उसके पहले ही वो बेहाल हो गई। और जब परिणाम आए तो पार्टी का तब तक का सबसे खराब प्रदर्शन दिखाई पड़ा और 403 सदस्यीय विधानसभा सीट में उसके सिर्फ 7 विधायक जीत करके आए। 2022 में फिर उत्साह का प्रदर्शन किया पार्टी ने। प्रियंका गांधी एक तरीके से कांग्रेस की जो प्रचार कार्य था उसका नेतृत्व कर रही थी, महासचिव थी, प्रभारी भी थी। राष्ट्रीय महासचिव के नाते उत्तर प्रदेश की प्रभारी उनको बनाया गया था और उन्होंने फिर एक बहुत ही अच्छे नारे के साथ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके साथ चुनाव लड़ा। घोषणा पत्र भी कांग्रेस पार्टी ने जो जारी किया उसमें महिलाओं को लेकर के बहुत सारे वायदे किए गए थे, बहुत सारी योजनाओं की बातें कही गई थी कि ऐसा होगा अगर सरकार उनकी आएगी तो महिलाओं को लेकर के काफ़ी उसमें चीज़ें उन्होंने घोषणा पत्र में कही थी। लेकिन लगता है कि इसको भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने बहुत तवज्जो नहीं दी और पार्टी की जो बेहाली की हालत 2017 में थी वो और बदतर हो गई और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। उन 2 सीटों में, हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन 2 सीटों में एक सीट ज़रूर एक महिला कैंडिडेट को मिली जो पहले भी विधायक थी। रामपुर खास सीट से, प्रतापगढ़ की जो रामपुर खास सीट है, आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन लगता है कि जब 2022 में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ पार्टी चुनाव में उतरी, लेकिन जो उम्मीद पार्टी ने पाल रखी थी वो पूरी नहीं हुई और इसकी वजह से जिस नारे को लेकर के वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ उतरी थी, लगता है कि उस नारे से भी उसका मोह भंग हो गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शनिवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था। अचानक इस समय जबकि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाले हैं, गहमा गहमी बनी हुई है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर जो खींचतान चल रही है, इन सारी परिस्थितियों के बीच अचानक पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा कर दी, नियुक्ति कर दी। बृजलाल खाबरी जो कभी बहुजन समाज पार्टी में थे और अभी कुछ साल पहले 2016 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक और कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग किया, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए हैं। अब ये प्रदेश और प्रांत में क्या अंतर है ये पार्टी जाने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश को 6 भागों में देख रही है, बांट करके देख रही है और ये जो 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, इन लोगों को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी और ये सारे लोग बृजलाल खाबरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। ये 6 प्रांत जो समझ में आ रहे हैं कौन से हैं, एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पहले से ही बहुत स्पष्ट है। बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो बहुत स्पष्ट है। और जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं, एक अवध क्षेत्र हो गया, एक प्रयाग क्षेत्र हो गया और तीसरा या छठा क्षेत्र कह लीजिए वो ब्रज क्षेत्र हो गया। तो पार्टी इन 6 क्षेत्रों में अलग अलग अध्यक्षों को रखेगी और ये सारे के सारे प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को बनाया गया है, ये बहुजन समाज पार्टी से आए हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका। इसके अलावा जो 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण नाम है, एक नाम जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये भी बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो बहुजन समाज पार्टी में जो अग्रिम पंक्ति के 3-4 नेता होते थे उनमें से एक नेता हुआ करते थे। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनको भी प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे को बनाया गया है जो बहुजन समाज पार्टी
की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, बहुत कद्दावर नेता हैं, और वो भी पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। नकुल दुबे के साथ नकुल दुबे जो बहुजन समाज पार्टी में रख के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्र, उनके बहुत करीबी हैं। और ये जब उन्होंने पार्टी छोड़ी और काफ़ी उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए, तो ये कयास तक लगने लगे थे कि क्या सतीश चंद्र मिश्र भी अब बहुजन समाज पार्टी छोड़ने वाले हैं। हालांकि वो अभी पार्टी में है। प्रांतीय अध्यक्षों में और लोग हैं, योगेश दीक्षित हैं, अजय राय हैं जो कि बनारस से कई बार विधायक रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। अनिल यादव है इटावा के, और जो दूसरे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के मौजूदा समय में यूपी विधानसभा में, दो ही विधायक हैं, एक तो आराधना मिश्रा मोना है और दूसरे हैं वीरेंद्र चौधरी जो महाराजगंज के फरिंदा विधानसभा सीट से जीते हैं, उनको भी प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक तो क्षेत्रीय स्तर पर वो 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनको अलग अलग इलाके दिए जाएंगे, ये सोच करके पार्टी ने ये प्रयोग किया है। नया प्रयोग है, इस तरह का प्रयोग अभी खुद कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था और दूसरी पार्टियों ने भी नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किया। हालांकि महासचिव को जो प्रभारी होते हैं वो प्रयोग एक बार कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, और जब प्रियंका गांधी को बतौर राष्ट्रीय महासचिव यहाँ का प्रभारी बनाया गया तो प्रियंका गांधी के जिम्मे पूर्वी उत्तर प्रदेश दिया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझको लगता है जब से प्रभारी बनाए गए कभी गए नहीं, और उसके बाद अब तो भारतीय जनता पार्टी में है और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरी बात यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को जो इतनी तवज्जो दी गई है, और दलित समुदाय से आते हैं ब्रजलाल खाबरी, बुंदेलखंड के हैं इलाके से आते हैं, जालौन से, और बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं। दूसरा ये महत्वपूर्ण बात है कि बहुजन समाज पार्टी से आते हैं, और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन स्थितियों को देखते हुए ये कयास लग रहे थे, लगातार लगाए जा रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है, यानी जो दलित मतदाता है उसका, वो उससे काफ़ी छिटक गया है। जो चुनाव परिणाम भी आए उसमें बड़ी संख्या में जो कि कभी इधर उधर नहीं जाते थे, उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया या दूसरी पार्टियों को दिया, यानी बहुजन समाज पार्टी से वो अलग हुए। ऐसा लगता है कि ये जब से बहुजन समाज पार्टी मुख्यधारा की राजनीति में चुनाव लड़ रही है तब से शायद ये पहली बार हुआ होगा कि इतनी बड़ी संख्या में उसका कोर मतदाता उससे अलग हुआ है। जो बहुजन समाज पार्टी का ये जो कोर मतदाता है यानी जो दलित समुदाय है, ये कभी कांग्रेस पार्टी का कोर मतदाता हुआ करता था। जो अभी मैं बात कर रहा था कि 27 साल यूपी बेहाल नारे के साथ 2017 में पार्टी चुनाव में आई थी, तो उससे पहले जब पार्टी यानी जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उदय नहीं हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी के साथ ये दलित मतदाता बहुत एक कह लीजिए कि इंटैक्ट था, वो जुड़ा हुआ था, उसी तरीके से जैसे बाद में वो बसपा का वोटर हो गया। तो एक बड़ा मैसेज ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी से उसका जो कोर वोटर है वो छिटकता है तो वो किधर जाएगा। और चूंकि वो पहले कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय तक रह चुका है, तो ये संभावना भी जताई जा रही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी में ज़रा भी मजबूती दिखी तो ये वोट बैंक उसकी तरफ आ सकता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि एक तो वो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं, नेता रहे और बड़े कद्दावर नेता रहे। हालांकि 2 बार ही वो सांसद रहे, उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए भी कई चुनाव हारे, और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके जब कांग्रेस पार्टी में आए तब भी चुनाव हारे, लेकिन और जीते एक बार लोकसभा चुनाव है, उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य रहे। ये उनकी राजनीतिक उपलब्धि है। पर पार्टी में और अपने जो दलित समुदाय का जो उनका वोटर है, कार्यकर्ता है, उनके बीच उनकी अपनी अच्छी पकड़ है। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वो मतदाता बहुजन समाज पार्टी से अलग हट रहा है तो उसको कांग्रेस पार्टी तक लाने में शायद ब्रजलाल खाबरी मदद कर सके।
और हो सकता है कि करें भी, उससे हो भी। दूसरी बात यह है कि नकुल दुबे भी एक इनको सिंबॉलिक तरीके से देखा जा रहा है कि एक तो ये बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़े पिछले करीब 10 साल से 12 साल से कद्दावर नेता जो हैं सतीश चंद्र मिश्र, उनके बहुत करीबी हैं। और सतीश चंद्र मिश्र ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी में का प्रयोग किया और सफल प्रयोग किया। ये बात अलग है कि उसके बाद वो प्रयोग उतना सफल नहीं रहा, और लेकिन 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी को इस सोशल इंजीनियरिंग ने बड़ी मदद की। वही सतीश चंद्र मिश्र के बहुत ही करीबी नकुल दुबे हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग ये थी कि ब्राह्मण समुदाय बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर के जुड़ गया और दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन वहाँ पर बन गया। ये दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन कभी कांग्रेस पार्टी का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, और इसी में तीसरा जो ये जो वर्गीय या जातीय समीकरण, आप सामाजिक समीकरण समझ लीजिए, इसमें जो तीसरा वर्ग था मुस्लिम समुदाय, वो भी कांग्रेस पार्टी का कभी कोर वोटर हुआ करता था। तो 2000 के बाद की स्थिति जब हम देखते हैं, जब कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से बाहर होने लगी, सत्ता से तो वो 1989 के बाद से ही बाहर है, लेकिन तब भी उसके अच्छी खासी संख्या में विधायक जीत करके आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लगातार प्रेजेंस जो है या विधानसभा और लोकसभा में उसकी स्थिति धीरे धीरे वो कम होने लगी। उसका कारण यही था कि ये जो दो मुख्य वर्ग थे, एक तो ब्राह्मण समुदाय और दलित समुदाय, ये दलित समुदाय तो बसपा की ओर चला गया, ब्राह्मण समुदाय कभी भाजपा में रहा, कभी वो बसपा के साथ आ गया, फिर इस समय भाजपा के साथ आ गया है, और तीसरा जो वर्ग था माइनॉरिटी, ये कांग्रेस छोड़ करके ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में ये रहा। तो अब इन तीनों का जो एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, कांग्रेस पार्टी उसको तैयार करने में लगी है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे और बिजलाल खाबरी के जरिए। यानी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण, ब्राह्मण समुदाय को एक करके जो बहुजन समाज पार्टी के पास जा करके उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा रहा था उसको, और ये कभी कांग्रेस पार्टी का ही वोटर हुआ करता था, उसको अब एक बार फिर से अपनी ओर खींचने की ये कोशिश है। हालांकि मुश्किल से 2% या उससे भी कम परसेंट वोट उस शेयर रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में एकमात्र सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रह गई हैं उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी खुद 2019 में अमेठी में से चुनाव हार गए। ऐसी स्थिति में ये जो समीकरण, सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उस स्थिति में जबकि उसके अपने खुद नेता यहाँ पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में, और आरोप लगाते लगाते वो दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं। कोई बीजेपी में चला, ज़्यादातर तो बीजेपी में ही जा रहे हैं, कुछ अन्य पार्टियों में भी जा रहे हैं। इन स्थितियों में नए नेताओं के जरिए दूसरी पार्टी से आए नेताओं को उच्च पद दे करके पार्टी में कांग्रेस पार्टी कितना लाभ ले सकती है। 27 साल यूपी बेहाल, और अब तो 27 में 5 और जोड़ दीजिए तो 32 साल यूपी बेहाल की हालत से वो निकल पाएगी, या फिर इन समीकरणों के जरिए जो उसका बहुत पुराना वोट बैंक, जो कि इन परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही टिका है, क्या वो टिका रहेगा या वो भी अब कोई दूसरा रास्ता देखेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने वोट बैंक को साधने की ये जो कोशिश की है, शायद इसी उम्मीद से की होगी कि इसको अगर ये कहीं दूसरी जगह जाए उससे पहले हम खुद इसको अपने पास बुला लें, क्योंकि आज से करीब 25 साल 30 साल पहले ये उसी के साथ हुआ करता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, किसी नई चर्चा के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।